हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर फर्म डिबेंचर से पैसा रेज करती है तो फर्म को क्या कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स है तो कैसे कॉस्ट निकालनी है, क्या फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स है तो क्या कैसे कॉस्ट निकालनी है, क्या फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों ही तरीके से हमने चीज़ें वो सीखा। अब मैं आपको कराने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैं फटाफट आपको उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चैप्टर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो, उसकी थियोरीज हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की थियोरी हो, वर्किंग कैपिटल की थियोरी हो, डिविडेंड पॉलिसी की थियोरी हो, सारी थियोरीज मैंने करा दी है। मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन भी कराया है, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए थे। मैंने हर एक थियोरी का फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही कराया था, जिससे आपको थियोरी का एक अच्छा बेस सेटअप हो जाए। लेकिन अभी मैंने क्या सीरीज स्टार्ट करी है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको एक अच्छा, आपका एक स्ट्रॉन्ग, आपका एक बेस रेडी हो क्वेश्चंस को करने के लिए। एंड जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको मैं कुछ टेलीग्राम पर क्वेश्चंस भी दे दूंगी, जिससे कि आप उसको रफ नोटबुक में सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो फिर मैं आपका वो सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर फर्म शेयर कैपिटल से पैसा रेज कर रही है तो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगी, आज हम करेंगे ये। तो प्रेफरेंस शेयर्स पर कंपनी को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना होता है। ठीक है, जैसे डिबेंचर्स में जो इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को, वो कंपलसरी होता है देना डिबेंचर होल्डर्स को, वो फर्म के ऊपर चार्ज होता है। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को वो डिबेंचर होल्डर को जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो देना ही होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं है। डिविडेंड कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं होती डिविडेंड को पे करने के लिए, लेकिन फिर भी कंपनी जो है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पर जनरली पे करती है अगर फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्रायर राइट, उनका पहला राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन डिविडेंड को रिसीव करने का। ठीक है, सबसे पहले जो फर्म है वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेगी। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद कुछ बचता है तो ही वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, और वो भी कंप्लीटली कंपनी की डिस्क्रिशन पर, कंपनी की जजमेंट पर डिपेंड करता है। बेसिकली जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही होती हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ राइट्स नहीं होते जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। लाइक उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, वोटिंग राइट्स उनको नहीं गिवन होते। ठीक है, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंशियल राइट कैरी करते हैं जब भी कोई डिविडेंड की पेमेंट की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि अगर किसी रीजन की वजह से उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी उनके डिविडेंड को टोटल करती जाएगी, एक्यूमुलेट करती जाएगी और उनको वो इकट्ठा पे कर देगी डिविडेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो डेप्ट पर इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है, वो उसमें हमें टैक्स रिडक्शन मिलती है कंपनी को, लेकिन जो प्रेफरेंस पर डिविडेंड पे होता है वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा आफ्टर टैक्स अर्निंग से पे आउट किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इसीलिए हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है टैक्सेस को लेकर जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल को निकालेंगे। लेकिन अगर वही बात डिबेंचर्स की जाए तो जो इंटरेस्ट होता है डेप्ट पर, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है प्रीवियस वीडियोस में, वो आपका टैक्स डिडक्टिबल होता है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड पर जो डिविडेंड पे किया जाता है वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। इसीलिए जो कॉस्ट आती है प्रेफरेंस कैपिटल से पैसा रेज करने की, प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करने की, वो थोड़ी हाई होती है कंपैरिजन डिबेंचर्स के। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अगर कंपनी डिबेंचर से पैसा रेज करती है तो वो कंपनी के लिए लेस कॉस्टलियर होता है, लेकिन रिस्कियर ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करें इक्विटीज और प्रेफरेंस की, तो ये ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं लेकिन रिस्कियर कम होते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रेफरेंस शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब होता है जिसको कंपनी लाइफ टाइम तक के लिए पैसा यूज़ कर सकती है, रिपे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन रिडीमेबल का मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद वो पैसा रिपे करना होता है। ठीक है, अब हम कंप्यूट करेंगे सबसे पहले इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट को, कि अगर कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा रही है तो कंपनी की क्या कॉस्ट आएगी। तो जो कॉस्ट होती है प्रेफरेंस शेयर्स की, जिसकी कोई भी स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट नहीं होती, मतलब कंपनी उसको लाइफ टाइम तक के लिए पैसे को यूज़ कर सकती है, कोई स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट नहीं होती कि हमें उसी डेट पे पैसा देना होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा बिल्कुल सिंपल है, KP का मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जैसे प्रीवियस जो मैंने आपको लेक्चर्स कराए, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था
हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देते थे तो हम ऊपर हमेशा न्यूमरेटर में आई लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड, यानी कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया मल्टीप्लाई 100, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है ये। जो मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, अगर आप पहली बार देख रहे थे आप उससे जरूर पूछिए। एक्स लिमिटेड ने 25,000 के 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किए 100 ईच, यानी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स पर 8% का डिविडेंड देगी। 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये का एक, तो कितने के हो गए प्रेफरेंस शेयर्स, 25 लाख के हो गए। जो कॉस्ट आ रही है शेयर को इशू करने की, पर शेयर 2 रुपये की कॉस्ट आ रही है, तो टोटल 50,000 रुपये की कॉस्ट आ गई। अगर पर शेयर आपकी 2 रुपये की कॉस्ट आती है तो टोटल कितने शेयर है, 25 शेयर है, 25,000 शेयर है। तो जब आप 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या जाएंगे 50,000। तो कंपनी की टोटल शेयर को इशू करने की कॉस्ट आ रही है 50,000, ठीक है। अब हमें कंपनी अब 3 तरीके से शेयर्स को इशू करती है, पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। पार का मतलब जितने का शेयर उतने पे इशू कर दिया, प्रीमियम का मतलब जितनी फेस वैल्यू उससे महंगा शेयर इशू किया, एंड डिस्काउंट का मतलब जितनी फेस वैल्यू से कम रेट पर इशू किया। तो फॉर्मूला आपने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। डिविडेंड कितना दे रही है, 25 लाख पर 8% का डिविडेंड कितना हो गया, 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख आपका आ गया आपका डिविडेंड की जगह। फिर हम बात करेंगे नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे। अब हम 25 लाख के शेयर है, 50,000 का शेयर को इशू करने का खर्चा आ रहा है, तो 25 लाख में से आपको 50,000 को माइनस करने हैं, तो कंपनी की जो नेट प्रोसीड होगी दैट इज 24,50,000। अब आपको ये निकालना है कि कंपनी 24,50,000 पे 2 लाख का अगर डिविडेंड दे रही है तो कंपनी की जो कॉस्ट आएगी दैट इज 8.16%, ठीक है। अब कंपनी 10% प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो 2 लाख तो आपका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा ही रहेगा 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर। 25 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर है, जब आप 25,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 लाख हो जाएगा। तो जब आप 25 लाख में 10% का प्रीमियम ऐड करेंगे, ठीक है, 10% का प्रीमियम ऐड करने के बाद आपको 50,000 करने हैं माइनस, ठीक है। तो आपका आएगा 27 लाख। कितना आएगा आपका, 27 लाख। तो अब जो फर्म की कॉस्ट आ रही है दैट इज 7.41%। अब जो फर्म है वो डिस्काउंट पर शेयर इशू कर रही है, तो 25 लाख में से आप 5% का डिस्काउंट लेस कर देंगे, देन आप 50,000 लेस कर देंगे 25 लाख में से, ठीक है। एंड जो फर्म के पास आया दैट इज 23,25,000। तो अब कंपनी की जो हमारी जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 8.6%।